तो बच्चों अध्याय 10 हम पढ़ रहे थे, जहाँ गति एवं दूरियों के मापन की हम चर्चा कर रहे हैं। और इस अध्याय का दूसरा भाग आज हम शुरू कर रहे हैं। और ये भाग में हम पढ़ेंगे मापन के जो मानक मात्रक हैं उनके बारे में। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। यहाँ हमें ध्यान ये देना है कि प्राचीन काल में जिस प्रकार से यातायात के साधन धीरे धीरे विकसित हुए, जो कि हमने पिछले भागों में पढ़ा था, ऐसे ही दूरी के मापन के लिए, लंबाई के मापन के लिए प्राचीन काल में जो विधियाँ उपयोग होती थी वो काफ़ी पुरानी विधियाँ थी। तो कैसे उपयोग की जाती थी ये पुरानी विधियाँ क्या थी, देखते हैं। तो किसी व्यक्ति के पैर की लंबाई, अंगुली की चौड़ाई तथा एक कदम की दूरी, इन सभी मापों को मात्रक के रूप में उपयोग लिया जाता था। जैसे यदि प्रश्न ये है कि एक कमरे की लंबाई कितनी है, तो वहाँ इस तरीके की कि या तो पैर की लंबाई के अनुसार उस कमरे की लंबाई को मापा जाता था, या अंगुली की चौड़ाई या एक कदम की दूरी आदि के आधार पर मापन किया जाता था। इसके अलावा कोहनी से अंगुली के छोर तक की लंबाई, आपकी कोहनी से जो अंगुली के छोर हैं, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई को भी एक मात्रक के रूप में उपयोग किया जाता था। इसे क्या कहते हैं बच्चों? इसे हाथ कहते हैं। और इस लंबाई के मात्रक के रूप में प्राचीन मिस्र में इसे उपयोग किया जाता था। तो मिस्र एक बहुत पुरानी सभ्यता है और वहाँ पर इस लंबाई को, जिसे हाथ कहते हैं, इसको उपयोग में लिया जाता था। साथ ही साथ आप ध्यान रखना है कि संसार के अन्य कई भागों में भी इस मात्रक को मान्यता प्रदान की गई थी। इसके अलावा बच्चों प्राचीन भारत में भी छोटी लंबाइयों को नापने के लिए अंगुल या मुट्ठी, इस प्रकार से एक अंगुल या एक मुट्ठी का मापन इस प्रकार से किया जाता था। तो किसी लंबाई को नापने के लिए इस मुट्ठी को बार बार रखकर मापा जाता था। अतः सुविधानुसार शरीर के ऐसे कई भागों का मात्रकों के रूप में उपयोग किया गया या उपयोग होता रहा है। लेकिन यहाँ समस्या ये है कि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर की आमापों में थोड़ी भिन्नता हो सकती है। यानी मेरे इस हाथ से जो हमारी कोहनी है, उस कोहनी से लेके उंगलियों के छोर तक की लंबाई और किसी अन्य व्यक्ति के कोहनी से लेके उंगलियों के छोर तक की लंबाई बिल्कुल समान हो, यह आवश्यक नहीं है। इसी प्रकार एक व्यक्ति के हथेली की लंबाई और दूसरी व्यक्ति के हथेली की लंबाई, या एक व्यक्ति के पैर या कदम की लंबाई और दूसरे व्यक्ति के पैर या कदम की लंबाई समान हो, यह आवश्यक नहीं है। तो इस भिन्नता के कारण ही मापन में शायद कई उलझनें आई होंगी। तब इन पद्धतियों में बदलाव लाया गया और मापन के कुछ विशेष मात्रकों को परिवर्तित किया गया। तो वर्ष 1790 में फ्रांसीसियों ने, यानी फ्रांस देश के जो निवासी हैं, वहाँ पर किसी ने मापन की एक मानक प्रणाली को विकसित किया। और इस मानक प्रणाली को क्या नाम दिया बच्चों? मीटरी पद्धति का नाम दिया। तो इस मीटरी पद्धति को आप ज़रूर याद रखेंगे। एक समानता के लिए समस्त संसार के वैज्ञानिकों ने मापन के कुछ मानक मात्रकों को स्वीकार कर लिया है और इन्हीं मानक मात्रकों के लिए एक नाम दिया जाता है। यानी अभी वर्तमान में जो प्रणाली मानक मात्रकों के रूप में स्वीकार की जाती है, इसे अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली या SI मात्रक का नाम दिया जाता है। तो अभी जो भी मापन होते हैं संपूर्ण संसार में, वो किसके अनुसार होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली यानी SI प्रणाली के अनुसार होते हैं। लंबाई का जो SI मात्रक है उसे क्या कहा जाता है बच्चों? मीटर कहा जाता है। यानी लंबाई को मापने के लिए जो मुख्य मात्रक, जो अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्य मात्रक है, उसे मीटर कहा जाता है। और प्रत्येक मीटर को 100 बराबर भागों में बांट सकते हैं और इन 100 भागों को क्या कहते हैं? सेंटीमीटर। तो इसका अर्थ ये है कि 1 मीटर यानी कि
100 सेंटीमीटर। 1 मीटर को 100 बराबर भागों में बांटा जा सकता है, अर्थात 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर सम्मिलित होते हैं। इसके अलावा 1 सेंटीमीटर के 10 बराबर भाग किए जा सकते हैं और इन भागों को मिलीमीटर कहा जाता है। अतः हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और इसी प्रकार से 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। इसके अलावा बच्चों अब हम आगे बात करते हैं कि जब लंबी दूरियों का मापन किया जाता है तो इन लंबी दूरियों के मापन के लिए मीटर सुविधाजनक नहीं रह पाता है, क्योंकि इसमें बहुत समय लगेगा लंबी दूरी को मापने के लिए और इस कारण से एक बड़ा मात्रक स्वीकार किया गया लंबी दूरियों के मापन हेतु। और इस बड़े मात्रक को क्या कहते हैं बच्चों? किलोमीटर कहते हैं। और यहाँ आप ध्यान रखेंगे कि 1 किलोमीटर का अर्थ होता है 1000 मीटर। तो 1 किलोमीटर में कुल 1000 मीटर पाए जाते हैं। तो बच्चों इस भाग में आपने जो मुख्य अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली है एसआई मात्रक उसको जाना है और लंबाई का एसआई मात्रक मीटर को माना जाता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं और इसी प्रकार 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ये सारी बात आज हमने जान ली है। तो बच्चों लंबाई मापने के लिए आपको बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। तो लंबाई की यथार्थ या परिशुद्ध माप के लिए आप क्या करेंगे ये ध्यान रखना है। तो आपने इस प्रकार की मापनी या स्केल का उपयोग अवश्य किया होगा। आपके बॉक्स में इस प्रकार का स्केल होता है, आपने उसे देखा ज़रूर होगा। तो लंबाई मापते समय हमें कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता होती है। इन सावधानियों में एक सावधानी जो आप ज़रूर ध्यान रखेंगे वो ये है कि जब भी आप इस प्रकार से लंबाई मापते हैं तो जो मापनी है, जो स्केल है, उसे इस चित्र की तरह हमेशा सीधा रखने का प्रयास करें। इस प्रकार से टेढ़ी मापनी आपको नहीं रखनी चाहिए। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो अंकन आ रहा है और यहाँ जो अंकन आ रहा है उन दोनों में कुछ अंतर आ जाता है। तो यहाँ आप ध्यान रखें कि 0 से शुरू करें तथा इसे मापनी को या स्केल को बिल्कुल सीधा पकड़ें। इसके अलावा जो दूसरी मुख्य सावधानी हमें ध्यान में रखनी होती है, यदि आपका स्केल आगे से टूट गया है, यदि आपकी मापनी आगे से टूट चुकी है तो भी कुछ विशेष ध्यान रखना होता है। आप उसे टूटे हुए हिस्से से मापना शुरू ना करें। इसके बजाय आप अगले बिंदु से, जैसे यहाँ 1 से मापना शुरू किया जा रहा है तो आप अगले बिंदु से मापना शुरू कर सकते हैं और यहाँ आप यथार्थ या शुद्ध माप प्राप्त कर सकते हैं। करना ये होता है कि जितनी भी अंकन आ रहा है उसमें से आपको उतना घटा देना है, उतने अंक घटा देने हैं जहाँ से आपने शुरू किया है। तो ये गतिविधियाँ आप कक्षा में जब करके देखेंगे तो इन्हें समझना बहुत आसान हो जाता है। तो टूटे स्केल का उपयोग सदैव एक विशेष पॉइंट या बिंदु से करना चाहिए, टूटे हुए स्थान से नहीं करना चाहिए। इसके अलावा एक जो तीसरी बात आपको ध्यान में रखनी है, जब भी आप मापनी का स्केल का उपयोग करते हैं तो आपको पाठ्यांक ज्ञात करने के लिए आँख की स्थिति भी सही रखनी ज़रूरी होती है। यहाँ इन तीनों बच्चों में से जो ये स्थिति है, सामने की ओर से जो बच्चा पाठ्यांक देख रहा है वो सबसे यथार्थ या सबसे उचित प्रकार से अंकन को ज्ञात कर पाएगा या पाठ्यांक को ज्ञात कर पाएगा। इस प्रकार देखने पर और इस प्रकार देखने पर आप देख रहे हैं कि इस बच्चे को ये बिंदु यहाँ दिख रहा है जबकि इस बच्चे को बिंदु यहाँ दिख रहा है और जो बच्चा बीच में से सीधे तरीके से देख रहा है उसको यह बिंदु बिल्कुल सही प्रकार से नज़र
आ रहा है। तो बच्चों, यहाँ हमारा यह भाग समाप्त होता है। तो इस अध्याय के जो अगला भाग है उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।